आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्नावली 1.2 है ना, एक डेराइवेशन है, एक प्रमेय है और इसके जितने भी सवाले हैं ना, एक सवालों के बाद एक सवाल हूबहू वैसे की वैसे ही है। इसमें देखिए हमें सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना होता है करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे इस डबल स्टार बना लेना, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इसको मैं वैसे आपको सुंदर तरीके से इस बोर्ड पे लिखवाऊंगा, इस क्वेश्चन को वैसे मैं आपको बताऊंगा जो सबसे आसान होगा, सबसे बढ़िया होगा और इसे आप अपने एग्जाम में बेहतरीन तरीके से याद करके लिख भी पाओ। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं पहले क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, वो है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन उससे पहले 2 चीजें आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले मेरे संग आप लिखना कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यहां पे हेडिंग डालना और लिखना अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें लिख देना, मेरे संग आप भी लिखना कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। भाई अगर मैं अपरिमेय संख्या के बारे में ही नहीं जानूंगा तो चैप्टर के सारे प्रमेय सिद्ध करने का मजा ही क्या आएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन कौन से हमें सिद्ध करना है, ध्यान देना। ठीक है, देखो वैसी संख्या लिखना मेरे संग, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो या वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में न हो। ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में न हो या P/Q के रूप में न हो, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से, P/Q के रूप में न हो, ठीक है, या अंश बटा के हर के रूप में न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर। कुछ अपरिमेय संख्या के आप एग्जांपल लिख लेना। ठीक है, जैसे में √2 हो गया, √5 हो गए, √3 हो गए। ठीक है, 3 + 2√3 हो गए। तो ये सब जितने भी आपको संख्याएं दिख रही हैं ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप यहां पे बगल में एक नोट कर लेना, जो √2 का मान होता है, ये रूट में 2 का मान 1.414 2135 67 ... ये अनंत तक होती है। लेकिन हमें यदि कहीं √2 का एक्चुअल में मान लिखना होता है तो हम इतना ही मान लिखते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा √3 का मान कितना होता है भैया, सारे लोग बोल देना 1.732105005, ये अनंत तक जाते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद एक और संख्या है √5, इसका भी मान आप लोग ध्यान से देखिए, इसका मान होता है 2.23। ठीक है, 6067 ... ये इसका मान अनंत तक होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना ही मान आप याद रखिएगा। आपको यहां से कभी भी आपको सवाल लगानी होती है तो इसका यदि एक्चुअल में मान चाहिए तो आपको यहां से 3 डिजिट तक इस मान को ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब ये वैल्यू कभी कटेगी नहीं तो इसको अंश और हर के रूप में लिख नहीं सकते, इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, देखिए हमने तो आपको प्रमेय करना भी बताया नहीं है, लेकिन जैसे ही हम प्रमेय सिद्ध करेंगे उसमें आपको एक पॉइंट है, वो पॉइंट आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। तो मैं सबसे पहले वो पॉइंट लिखवा देता हूं कि आखिर वो पॉइंट क्या है। ठीक है, तो मेरे संग आप नोट करिएगा, अपने कॉपी पे लिखिएगा विशेष बिंदु। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए लिखिएगा इसे विशेष बिंदु। ध्यान से ऐसे स्टार बना दीजिएगा और लिखिएगा विशेष बिंदु, विशेष बिंदु। इस विशेष बिंदु में एक पॉइंट लिखिएगा कि P² के 3 अपवर्तक होते हैं, P² के 3 अपवर्तक, या इसी को कहते हैं फैक्टर, या इसी को कहते हैं गुणनखंड। P² के 3 अपवर्तक या गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब ये P² के 3 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा।
ये जो पी स्क्वायर है ना, ये पी स्क्वायर 1 से कट सकता है, ये पी स्क्वायर पी से भी कट सकता है, ये पी स्क्वायर से भी कट सकता है। बोलोगे भैया हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा ध्यान से सुनना, अब आपको कैसे समझ में आएगी, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह यदि 3 का स्क्वायर होता तो 3 का स्क्वायर 1 से कट जाती कि नहीं? तो 1 से तो कोई भी संख्या कट जाती है, तो सबको मालूम होता है। तो 3 का स्क्वायर 3 से कट सकता है कि नहीं? बोलो हाँ भैया। 3 का स्क्वायर स्वयं 3 के स्क्वायर से कट सकता है, तो बोलो हाँ भैया। तो जो ये 3 का स्क्वायर है ना, इसको 1 भी काट सकता है, इसको 3 भी काट सकता है, इसको 3 स्क्वायर भी इसको काट सकता है। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पे लिख दूं 11 का स्क्वायर, तो 11 के स्क्वायर को 1 भी काट सकता है, 11 के स्क्वायर को 11 भी काट सकता है, और 11 के स्क्वायर को स्वयं 11 स्क्वायर भी काट सकता है। बस ये पॉइंट आपको, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। इसके बाद हम जितना भी आपको फॉर्मूला सिद्ध करने वाले हैं, परिमेय संख्या सिद्ध करने वाले हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है। तो आपको ऊपर इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा अगर आपसे कोई कह दे, आप मान लीजिए गोरे हैं, अगर आपसे अगर कोई कह दे कि सिद्ध कीजिए कि आप गोरे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि माना मैं काला आदमी हूं। ठीक विपरीत मानेंगे तभी ना। यदि आप काला आदमी नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कि जब करिया नहीं होंगे तो गोरे होंगे। इसलिए अगर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके ठीक विपरीत हम मानेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है। तो ऊपर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके ठीक विपरीत हम मानेंगे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो मेरे संग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से, ये प्रमेय है और मेरे साथ आप लिखिएगा। ठीक है। देखिए इसमें लिखिएगा पहले का हल। ठीक है, ऐसे कर देनी है और लिखना आप मेरे संग, आप ही लिखना कि इसके, ये मैं पहले का सॉल्यूशन बता रहा हूं, जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा ना, उसी का प्रमेय मैं सिद्ध करवा रहा हूं, और इसको स्टार बना लेना। ठीक है, ये डबल स्टार बना लेना। ये पिछले साल भी आपके बोर्ड में पूछा था, ये 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, मतलब ये हर साल पूछे जाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। और सारे लोग बताना भैया परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अंश और हर के रूप में होती है। परिमेय संख्याएं पी अपान क्यू के रूप में होती है। परिमेय संख्याओं में क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू का मान 0 हो जाएगा तो वो संख्या का मान अनंत हो जाएगा, और अनंत कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये भी हम पॉइंट यहां पे लिखेंगे, और लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में होती है, क्योंकि परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में होती है, क्योंकि परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में होती है, जहां क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जब हम मान लेते हैं करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या के बराबर हो गई, इसलिए हम लिखेंगे कि P अपान Q बराबर करड़ी में 5, क्योंकि करड़ी में 5 किसके बराबर हो गई? परिमेय संख्या के बराबर हो गई। और ध्यान देना, ये जो P और Q है ना, ये ऐसी संख्या है ना जो कट नहीं सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि 5/7 है ना, तो इसको हम अब काट नहीं सकते हैं, ये संख्या कभी नहीं कटेगी। तो मेरे साथ यहाँ पे लिखना, जो P और Q है ना, ये जो P और Q है ये सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये कैसी संख्या है? ये दोनों को प्राइम नंबर, इसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, एक बात ध्यान से देखना। अच्छा हम Q को यहां पे भेज देते हैं, इस करड़ी में 5 को यहां पे भेज देते हैं, तो मेरे पास आएगा P अपान करड़ी में 5 बराबर Q। और यहां पे जानते हैं हम क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या कहेंगे भैया, मेरे साथ लिखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं वर्ग, क्योंकि जैसे ही वर्ग करेंगे ये रूट हमारे सामने से गायब हो जाएगा, और ये रूट गायब हो जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या से परिमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे।
तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा के करड़ी से स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5। मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि कौवा का स्क्वायर करेंगे तो कौवा हमारा बाहर निकल जाता है। यदि करड़ी में x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा x बाहर निकल जाता है। करड़ी में x गुणे करड़ी में y है तो इसका मान रूट में xy होता है। करड़ी में x और y बाहर है तो ये y रूट x होता है। देखो ये सब हमारी बेसिक चीजें, ये कोई बताता नहीं है लेकिन हमें इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखना मेरी बातों को। अच्छा, ये हमको दिख रहा है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। मैंने आपसे कहा है ना कि यदि पी स्क्वायर से विभाज्य होगा तो पी स्क्वायर पी से भी विभाज्य है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो पी से 5 भी विभाज्य होगा। इस अवधारणा को पुष्टि करने के लिए हम कोई 5 का गुणज मान लेते हैं। इस p के समरूप हम 5 का कोई गुणज मान लेते हैं। तो हम ले लेते हैं कि p बराबर हम 5m मान लेते हैं, ठीक है। तो p बराबर हम क्या लिखते हैं 5m। अब हम यहां पे लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या कहेंगे भैया, वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब हम इसका वर्ग कर देंगे, तो जब यहां से हम दोनों का वर्ग कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, ये देखो स्क्वायर हम यहां पे कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 50, 25 और m का स्क्वायर कितना होता है m स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2 और ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो मैं यहाँ का इरेज कर रहा हूं, इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जो ये समीकरण नंबर 2 है ना, इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो समीकरण नंबर 2 है ना, ये समीकरण नंबर 2 है ना, समीकरण 2 का मान, ठीक है, कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या हम इस 2 का मान यानी पी स्क्वायर का मान क्या हम यहां पे रख सकते हैं? तो बोलो हाँ भैया ऐसा हम रख सकते हैं। तो पी स्क्वायर के जगह हम 25m स्क्वायर यहां पे रख देते हैं। तो क्या हम लिखेंगे 25m स्क्वायर बटा के यहां पे हो जाएगा 5 और बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो भैया ना। अच्छा ये काट दूंगा तो 50 25 5 बार में कट जाएगा कि नहीं? तो बोलोगे हाँ भैया। इस 5 को उधर भेज दूंगा तो हो जाएगा m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा के 5। अच्छा आपको यही वाला सीन यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? सेम आपको सीन यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? तो सेम जो ये हमने लिखा था ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। सेम वही कंडीशन है। कैसे भैया? ध्यान से समझना, ठीक। हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो क्यू स्क्वायर है यदि 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। इतना आपको करना है। देखो मैं ये मानता हूं कि जो प्रमेय है ना वो याद करने वाली चीज है, वो एक बार समझने वाली चीज है। आपको बस सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एक प्रमेय ध्यान से देखना है। ये जो पहला प्रमेय है ना, यकीन मानना यदि इस पहले प्रमेय को यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं ना तो इसके बाद आपको 6-7 प्रमेय है और ये सातों के सातों प्रमेय इसी के आधार पर लगने वाली है। आपको यहाँ पे करड़ी में 5 दिखाई दे रहा है ना, किसी प्रमेय में आपको करड़ी में 3 दिखाई देगा, किसी प्रमेय में आपको करड़ी में 2 दिखाई देगा। तो बस संख्याएं बदलेंगी, जो मैं शब्द लिख रहा हूं ये शब्द सेम के सेम रहेंगे। तो बस आपको पहला प्रमेय एकदम ध्यान से देखना है। जब हम यही कई सारे प्रमेयों को हल करेंगे ना तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। यकीन मानना सबसे लास्ट में टिके रहना और आपको सारी ये प्रमेय आपको आसान लगने लगेंगे, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे हम लिखेंगे कि यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो हम 5 का कोई गुणज ले लेते हैं क्यू से तुलना करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू बराबर 5n ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने m मान चुका है इसलिए हमने यहाँ पे n ले लिया है और इस बेचारे को हम समीकरण नंबर 4 कर देते हैं। बोलो हाँ भैया। तो यहां तक हमको समझ में आ गया। बस हमारा हो गया प्रमेय सिद्ध, हो गया हमारा प्रमेय सिद्ध। यही तो है हमारा प्रमेय और कुछ नहीं है, यही हमारा प्रमेय है, ठीक है। ध्यान देना मेरी बातों को ध्यान देना, ठीक है। देखो अगर मैं कहूं कि P का जो मान हमने माना था वो क्या था 5m था।
अगर मैं आपसे कहूं कि जो Q का हमने मान माना था वो क्या था, 5 N था। इन दोनों का जो HCF होगा, जो मौसा होगा, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और जब दोनों में कॉमन HCF 5 मिल गया तो इसका मतलब है कि ये संख्या सहभाज्य होंगे P और Q। अरे भाई, जब मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे ये कहा है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो किसी से नहीं कटती है, ठीक है, जिनका मौसा हमेशा 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है ना, हमेशा 1 होता है। तो जब मौसा 1 आ रहा है तो ये मौसा 5 कैसे आ गया? जब मौसा 1 आ रहा है तो ये मौसा 5 कैसे आ गया? सहभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, तो यहाँ पे मौसा 5 कैसे हो गया? तो मेरी अवधारणा गलत हो गई कि नहीं हो गई? मैंने जो माना था P और Q को परिमेय संख्या, क्या वो मेरी अवधारणा गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो कई सारे लोगों को आज तक ये पता नहीं था। जब मैं अपने क्लास में पढ़ रहा था, क्लास 10th में, तो मुझे भी इस चीज का मालूम नहीं था। मैं उस समय क्या किया था कि बस इसको याद करके एग्जाम में चला गया था। मुझे ये पता नहीं था कि ये अवधारणा क्या चीज है, ये कैसे पता चला कि यह सहभाज्य है। उस समय मेरे को प्रमेय सिद्ध करने नहीं आता था, लेकिन ध्यान से मैंने जब इसके बारे में जाना तब मुझे समझ में आया कि भैया आखिर ये अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसलिए अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारी अवधारणा ही गलत हो गई तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई कि अपरिमेय संख्या कैसे कहलाएगी। देखो, मैं ये सबसे आसान तरीका बताया हूं, मैं आपको वो तरीका बताया हूं जिससे आप अपने एग्जाम में इसको लिख पाओ। ये सबसे आसान तरीका बताया हूं। आपको YouTube पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कई तरीके से आपको बताएंगे, कई तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताया हूं, इस तरीके को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। इस तरीकों को आप अपने सुंदर सुंदर तरीकों से याद कर सकते हैं। ये प्रमेय है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप स्टार बना के इसे नोट करना, ठीक है। सबसे पहले इस प्रमेय को नोट करो। अगर मैं आपको बताया हूं, जो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, उसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या मैं आपको करड़ी में 5 बता दिया हूं, तो क्या आप करड़ी में 2 को सिद्ध नहीं कर सकते हैं? क्या आप करड़ी में 3 को सिद्ध नहीं कर सकते हैं? तो बोलोगे हाँ भैया, ये मैं ऐसे कर सकता हूं। और ये दोनों के दोनों सवाल आप अपने उदाहरण में देखेंगे तो दोनों के दोनों सवाल आपकी दी गई हुई है। तो ध्यान से, जिस तरीके से मैं आपको करड़ी में 5 बताया हूं, उसी आधार पे आपको करड़ी में 2 और करड़ी में 3 दे करना है। ये मेरा आपसे होमवर्क है, और कमेंट में भैया बोल देना हमसे ये हल हो गया। अब मैं देखिए आपको बताने वाला हूं कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे वो क्वेश्चन हमने हल किया, उसी तरीके से ये भी हल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का हल। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, और जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लिख देते हैं कि जो 3 + 2√5 है वो P/Q के रूप में है। 3 + 2√5 ये P/Q के रूप में है। ये कैसे रूप में है? P/Q के रूप में है, ठीक है। देखो, इस 3 को हम इधर भेज देते हैं। जब इस 3 को हम इधर भेज देते हैं तो P/Q यहां पे -3 हो जाएगा और इधर 2√5 बचेगा। क्लियर एकदम? अच्छा, Q का गुणा यहां पे करते हैं। अच्छा, किसको किसको पता भैया कि 2/3 + 1 यदि ऐसे दिया होता है तो 3 × 3। कैसे हम गुणा करते हैं? 3 × 3, तो यहाँ पे 2 + 3/3 ऐसे हो जाते हैं, तो बटा के 3 2 5/3 हो जाते हैं। तो ये मैथ का बेसिक कंसेप्ट है। उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, Q का गुणा 3 में करेंगे तो P - 3Q हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ये Q बचेगा बराबर 2√5, ठीक है।
2 यहां गुणा में है, 2 को हम इधर लाएंगे तो 2 यहां पे भागा में हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या आएगी p माइनस 3q बटा के 2q बराबर रूट में 5। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि जो रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है और इधर वाली जितनी भी संख्या है ये सब परिमेय संख्या है। देखो q में 3 का गुणा हुआ है और q में 2 का गुणा हुआ है, p में 1 का गुणा हुआ है, तो इधर जितनी भी संख्या है ना ये गुणा के रूप में है, ये अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं है। तो इधर वाली वैल्यू परिमेय संख्या, इधर वाली वैल्यू अपरिमेय संख्या। तो क्या आप कभी परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? आप अपने से सोचिए कि क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में है जो आधा काला है और आधा गोरा है? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी अवधारणा गलत होती है, तो ध्यान से समझना। हम यहाँ पे लिखेंगे जो p और q है वह एक पूर्णांक है, वह क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। तो जो 3 और 2 है, जो 2 और 3 है वह भी एक पूर्णांक है, वह भी एक क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। तो जब परिमेय संख्या के पास में पूर्णांक होगी तो भी ये संख्या क्या कहलाएगी? इधर वाली जो संख्या होगी, ये वाली जो संख्या है ये क्या कहलाएगी? यह संख्या परिमेय संख्या होगी, यह संख्या परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसलिए ये जो करड़ी में 5 है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे कि यह कथन, यह विचारधारा विरोधाभास उत्पन्न करती है, यह विचारधारा विरोधाभास उत्पन्न करती है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर एकदम। अच्छा, आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आपने ये नोट तो किया है ना भैया? आपने ये वाला क्वेश्चन नोट किया है ना? तो बोलोगे हाँ भैया हमने यहां तक नोट कर लिया। अच्छा, आपको एक तीसरा क्वेश्चन ऊपर दिखाई रहा होगा। इस तीसरे में 3 क्वेश्चन है, आप अपने पास बुक में ध्यान से देखिएगा। उस तीसरे में 3 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन दिया है ना वह दिया है 1/√2। जो दूसरा क्वेश्चन दिया है ना वो दूसरा क्वेश्चन दिया है 7 करड़ी में 5। वो जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है 7 करड़ी में 5। जो तीसरा क्वेश्चन है ना 6 + √2। तो जो तीसरे का तीसरा है ना वो सेम हूबहू इसी क्वेश्चन पे है। अरे भाई, तीसरे का तीसरा देखो वो सेम हूबहू इसी तरह पे है। तो क्या जिस तरह मैं इसको बताया हूं, क्या आप तीसरे के तीसरे को कर सकते हो? आप यदि कर सकते हो तो हाँ बोलना, नहीं कर सकते हो तो ना बोलना, ठीक है। हूबहू इसी तरह आपको करना है तीसरे का तीसरा। मैं आपको तीसरे का पहला बता रहा हूं, ठीक है, तीसरे का पहला बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तीसरे के पहले में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करना है तो हम वही सेम चीज लिखेंगे जो आपको ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे आप हेडिंग डाल लेना, तीसरे का हल कर रहा हूं वो भी पहला। तो मैं आपको तीसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा ये सारे आपको होमवर्क में दे रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान से देखना, मैं जो आपका नोट्स है ना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैंने खुद वो नोट्स बनाया हुआ है। वो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। मेरे हाथ से लिखा गया हैंड रिटन नोट्स है। ये वो नोट्स है जिसे आप एग्जाम में उसी नोट्स के जैसे आप लिख के अपना पेपर दे सकते हो। कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे फंसता है तो आप उस नोट्स से देख सकते हो, लेकिन अपने हाथ से किया गया नोट्स, अपने द्वारा बनाया गया नोट्स वो अच्छा होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको लिंक वहां पे डाल दूंगा, आप वहां से जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वहां से ध्यान से देखिएगा, लगाइएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं तीसरे का दूसरा और तीसरा तो कमेंट में एक बार यस भेज देना, हाँ भैया हमसे बन गया, ठीक है। मिलता हूं अगले चैप्टर में कुछ बेसिक फार्मूले और ट्रिक्स को लेके, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।